जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने बिहार पुलिस के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग से हम यह नम्र निवेदन करते हैं, आप लोग अपना जी जान जिस तरह से लगा के मेहनत कर रहे हैं उससे और ज़्यादा मेहनत लगा के आप जो है कि आगे बढ़िए और आप एक सीट निश्चित कीजिए। आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप इतना मेहनत कीजिए, उसमें इतना मेहनत कीजिए दुनियादारी से छोड़ के कि आपका सफलता मिलना एकदम जो है कि तय हो जाए। आपको दुनिया में कोई भी आदमी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे आपको कहीं कोई मतलब नहीं है। बस आप अपना साथ जो है कि अपने माता पिता को ध्यान में रखते हुए, उनके स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए और दुनिया क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। और देखिएगा आप भी जब एक दिन सफल होइएगा तो आपको आपके आदमी पीछे जो है कि आपका दुनिया जो है कि आपके पीछे पड़ जाएगा और आपको बोलेगा कि नहीं जो है कि जो आप कर रहे हैं वही सही है। लेकिन अगर आप अभी कीजिएगा, जब आप असफल व्यक्ति के रूप में काम कर रहे होंगे तो आपको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप सफल होइएगा तो पूरी दुनिया आपके साथ हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग लगातार मेहनत कीजिए और इतना मेहनत कीजिए कि जल्द से जल्द एक आप सरकारी जॉब आप पा लीजिए अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए। तो चलिए इसी मोटिवेशनल क्वेट के साथ हम लोग जो है कि आज आगे बढ़ते हैं बिहार पुलिस के इस जबरदस्त सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग इस वीडियो को या इस चैनल को आप जो है कि अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप जब शेयर नहीं कीजिएगा अधिक से अधिक, कम से कम मान लीजिए हम लोग का लगभग 4000 का परिवार हो गया है और 4000 के परिवार में अगर आप लोग अपना अगर हमें कुछ भी मतलब मान लीजिए अगर आपको हम सपोर्ट करके इतना आगे बढ़ा रहे हैं तो आपका भी यह दायित्व बनता है कि हम भी जो है कि मेरे लिए जो है कि आप लोग कुछ कीजिए। कम से कम 2-4 सब्सक्राइबर आप लोग जरूर बढ़ाइए, शेयर करवाइए और अधिक से अधिक लाइक या फिर जो भी वीडियो में कमी आ रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस कमी को जरूर दूर करेंगे। हम एक सिलेक्टेड आदमी के रूप में आप सबके बीच हम लोग जो है कि आपके बड़े भैया या छोटे भैया या जो भी आप समझिए हम काम कर रहे हैं और दिल से मेहनत कर रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे। यह हमें जो है कि भरोसा है अपने आप पे, बशर्ते आप जो है कि साथ मेरा दीजिएगा। आप लोग जब साथ दीजिएगा तो हम कहीं भी जाके जो है कि कुछ भी मतलब आप लोग के लिए हम जब बड़े स्टेज पे जाएंगे तो बहुत सारा करेंगे गरीब और असहाय के लिए, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगा आपके तैयारी में। तो चलिए इसी के साथ जो है कि हम लोग अधिक से अधिक जो है कि प्रश्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और यह जो हम क्लास अभी करेंगे यह लगभग 40 मिनट का क्लास होगा और यह आपके बिहार पुलिस में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन जरूर लड़ जाएगा आज के क्लास से। आप ध्यानपूर्वक इस 40 मिनट के क्लास को करने का प्रयास कीजिएगा और आपको बता दें कि आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम भी आप ही के परिवार आप ही के फैमिली में से बिलोंग करते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग कम से कम जो है कि हमारा वीडियो का स्टेटस कम से कम आप लोग 4-5 लोगों को लगवाइए और खुद भी लगाइए स्टेटस, जिससे कि जो है कि वो लोग देखें और हम लोग को जो है कि आगे सपोर्ट होके बढ़े। क्योंकि आप हमसे जो है कि आपको मदद मिल रहा है, आपसे हमको मदद मिल रहा है, तो आप इतना सा तो कार्य हमारे लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम देखे बस छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। आप अपने आपको जो है कि एक सिलेक्टेड आदमी से आपको पढ़ाया जा रहा है और समझ सकते हैं कि हम भी जो है कि उसी परिवार और उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां से आप करते हैं। तो जब तक आप नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो हम बड़ा चैनल पे नहीं जा सकते हैं। इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए मेरे पीछे और हम आपको जबरदस्त कंटेंट दे ही रहे हैं। जितना वीडियो हम आपको दे चुके हैं आपको प्लेलिस्ट में अभी तक, अगर उस पर कमांड हो जाएगा आप लोग को तो आराम से आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आगे अब चुनाव खत्म हो चुका है, अब बहुत सारा वैकेंसी का एग्जाम डेट आ जाएगा और एग्जाम भी ले लिया जाएगा। क्योंकि आगे बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में है, तो उससे पहले बिहार एसएससी का जो है कि एग्जाम हो जाएगा और फिर CGL 4 का भी वैकेंसी कुछ दिन में देखने के लिए मिल जाएगा और रेलवे का भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपने पढ़ाई में थोड़ा सा भी कमी नहीं रखिएगा, आप लोग पूरा जोरदार मेहनत कीजिए। तो यह जो आपको 2-3 मिनट का हम समय लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए समय लिए, अभी आप सब कुछ भूल जाइए, बस आप किताब के साथ दोस्ती रखिए, देखिएगा आपको दुनिया कैसे आपको दोस्त बनाता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल बताना है, विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? विश्व डाक दिवस जो मनाते हैं याद रखिएगा 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस मनाते हैं 9 अक्टूबर को और याद रखिएगा राष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं 10 अक्टूबर को, यानी दोनों एक ही जगह है। विश्व डाक दिवस पूछेगा तो पहले मार देंगे 9 अक्टूबर को और राष्ट्रीय डाक दिवस पूछेगा तो मारिएगा 10 अक्टूबर को। और आप लोग को बता दें कि भारत में जो डाक सेवा का जो शुरुआत हुआ है वह आपका जो है कि जो शुरुआत हुआ है, पहली बार जो भारत में जो डाकघर का जो स्थापना किया गया था वह कलकत्ता में किया गया था। 1774 ईस्वी में भारत में पहला डाकघर जो स्थापित किया गया था, तो मारिएगा कलकत्ता। कहाँ मारिएगा? कलकत्ता मारिएगा।
और याद रखिएगा कि उसमें डाक पोस्ट के अंतर्गत जो पिन कोड की संख्या होती है वह कितना होता है, 6 के अंक में होता है, याद रखिएगा। और पिन कोड का शुरुआत 1972 से हुआ है। कब से हुआ है? 1972 से हुआ है। और याद रखिएगा डाक टिकट जो जारी किया गया था भारत में पहली बार 1852 में, और 1852 में जो कार्यकाल चल रहा था वह लॉर्ड डलहौजी का चल रहा था। किसका कार्यकाल चल रहा था? लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही पहली बार 1848 में राज्य हड़प नीति को लागू किया गया, जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लेपेप्स नीति भी कहते हैं, डलहौजी के द्वारा। और याद रखिएगा उनका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक था। तो 1848 में उन्होंने राज्य हड़प नीति के तहत पहला जो शहर हड़पा था वह किसको हड़पा था? तो वह सतारा को हड़पा था। किसको हड़पा था? सतारा को हड़पा था। और सतारा जो है वह महाराष्ट्र में है। और उसी सतारा में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना भारत में स्थापित किया गया था, सतारा महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि 1848 में जब शुरुआत हुआ था तो पहला शहर हड़पा गया था सतारा, और सबसे अंतिम शहर जो हड़पा गया था वह अवध हड़पा गया था। और अवध जो है वह वर्तमान में अयोध्या का क्षेत्र है, अवध, जिसका वर्तमान में नाम लखनऊ हो गया, याद रखिएगा। और अवध को जो हड़पा था वह कुशासन के आधार पर हड़पा था। किस आधार पर? कुशासन के आधार पर जो डलहौजी ने हड़पा था वह अवध को हड़पा था। और उसी अवध को डलहौजी ने चेरी के नाम से पुकारा था। किस नाम से? चेरी के नाम से। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पे गए क्षेत्र में से किस शहर को चेरी के नाम से जाना गया? तो चेरी के नाम से अवध को, और उसे कुशासन के आधार पर या कुप्रशासन के आधार पर डलहौजी ने अपने में मिला लिया। और उसी में से एक और क्षेत्र था करौली। करौली को जो हड़पने के बाद पुनः उसको वापस कर दिया था। क्या कर दिया था? वापस कर दिया था, याद रखिएगा। और डलहौजी के काल में ही पहली बार 1853 में 16 अप्रैल को भारत में रेलवे का शुरुआत होता है, याद रखिएगा। और रेलवे बोर्ड का स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा रेलवे का शुरुआत जो हुआ है वह कब हुआ है, तो 1853 में 16 अप्रैल के दिन हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ है, तो रेलवे बोर्ड का स्थापना रॉबर्टसन समिति के सिफारिश पर 1905 में हुआ है, याद रखिएगा, कर्जन के काल में। और कर्जन के काल में ही 1905 को बंगाल विभाजन भी हुआ था, बंगाल विभाजन भी हुआ था, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे नया रेलवे बोर्ड कौन सा बना है, तो भारत का सबसे नया रेलवे बोर्ड जो बना है 18वां नंबर का, वो आपका कौन बना है, तो विशाखापट्टनम बना है। और विशाखापट्टनम जो बना है वह दक्षिण मध्य तट रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिण मध्य तट रेलवे का जो मुख्यालय है वह विशाखापट्टनम है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वह भी कौन है, तो विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। किस पहाड़ी के पीछे, तो डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। आप लोग को बता दे, एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन लिंक करके जो आपको बताया जा रहा है आप उस पर कमेंट कीजिएगा, तो आपका तैयारी दिन ब दिन बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आप भरोसा रखिए, जो बोल रहे हैं आप भरोसा रखिए। अगर भरोसा रख के आप आगे बढ़ रहे हैं तो समझिए आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। बस ईमानदारी के साथ कुछ भी चीज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर था। कौन था? पाथफाइंडर था। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं क्योंकि मंगल ग्रह का जो लाल रंग होता है वह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं पीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पीला ग्रह के नाम से बृहस्पति को जानते हैं, याद रखिएगा। और यूरोप के जो रोमन देवता के नाम पर किस ग्रह का नाम पड़ा है, तो शुक्र का पड़ा है। किसका पड़ा है? शुक्र का नाम पड़ा है, याद रखिएगा। और पृथ्वी का जो जुड़वा बहन कहलाता है वह भी शुक्र कहलाता है। और भोर का तारा भी शुक्र को कहते हैं, याद रखिएगा। और सबसे गर्म ग्रह जो है वह भी शुक्र है। वह भी कौन है? शुक्र, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं भगनी ग्रह के नाम से किसको कहते हैं? पृथ्वी का। तो पृथ्वी का भगनी ग्रह जो कहते हैं वह भी शुक्र को कहते हैं। और सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है, हवाई द्वीप के समूह का खोज किसने किया है? तो हवाई द्वीप समूह का जो खोज किया है वह कैप्टन कुक ने किया है। किसने किया है? कैप्टन कुक के द्वारा हवाई द्वीप समूह का खोज किया गया है, याद रखिएगा। और हवाई द्वीप समूह जो है वह अमेरिका में है। कहां में है? अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि मनी ऑर्डर प्रणाली का शुरुआत कब हुआ है? तो मनी ऑर्डर प्रणाली का शुरुआत 1880 में हुआ है। कब हुआ है? 1880 में मनी ऑर्डर प्रणाली का शुरुआत, और पिन कोड का शुरुआत 1972 में हुआ है। और स्पीड पोस्ट सेवा का शुरुआत जो हुआ है वह कब हुआ है? तो स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में हुआ है शुरुआत। कब हुआ है? 1986 में। स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में, मनी ऑर्डर प्रणाली 1880 में। उसके बाद अगर पूछेगा पिन कोड का शुरुआत 1972 में। अगर पूछेगा आपको डाक टिकट पहली बार कब जारी किया गया, तो डाक टिकट पहली बार जो जारी किया गया है कब, तो याद रखिएगा 1852 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में एसटीडी सेवा कब से शुरू हुआ है, तो भारत में एसटीडी सेवा जो शुरू हुआ है वह 1960 से। कब से हुआ है? 1960 से शुरू हुआ है। और एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग और एक क्वेश्चन बता देते हैं। स्पीड पोस्ट का शुरुआत 1986 बता दिए। और स्पीड पोस्ट नाम का एक पुस्तक है, स्पीड पोस्ट नाम का एक पुस्तक है जिसकी रचना शोभा डे ने किया है। किसने किया है? शोभा डे ने किया, याद रखिएगा। वहीं पोस्ट ऑफिस पुस्तक का जो रचना किया है वह किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। वहीं आपका गोरा हो गया, चंडालिका हो गया, और जो है कि आपका जो है कि ये स्पीड पोस्ट हो गया, ये सब का लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती का भी स्थापना किया गया, याद रखिएगा। विश्व भारती का स्थापना और शांति निकेतन का स्थापना, ये दोनों का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। वही रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगीत जो अमर सोनार बांग्ला है वह भी गाया गया, याद रखिएगा। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसका रचना भी कौन किया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बैरल में कितना गैलन होता है? एक बैरल में 31.5 गैलन होता है। और एक बैरल जो होता है वह आयतन को मापता है, यानी पानी वगैरह को मापता है। तो याद रखिएगा एक बैरल में कितना लीटर अगर पूछेगा तो एक बैरल में 159 लीटर होता है, 159। एक बैरल में 159 लीटर होता है। और याद रखिएगा एक बैरल में कितना आपका गैलन होता है? तो एक बैरल में 31.5 गैलन होता है। वहीं अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि एक गैलन में कितना लीटर होता है, तो एक गैलन में आपका 3.78 लीटर होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अरस्तु कहां के एक दार्शनिक थे? तो अरस्तु यूनान के एक दार्शनिक थे। कहां के दार्शनिक थे? यूनान के एक दार्शनिक थे। और अरस्तु के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक बहुत फेमस है जो एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा अरस्तु के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। क्या नाम है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु है। और याद रखिएगा पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक के लेखक सवा नकवी है, याद रखिएगा। अगर खाली पॉलिटिक्स पूछेगा, अगर सिर्फ पॉलिटिक्स पूछेगा तो अरस्तु मारिएगा, पॉलिटिक्स पूछेगा तो अरस्तु मारिएगा, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पूछेगा तो सवा नकवी मारिएगा। लेकिन ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पूछेगा तो लास्की, क्योंकि आपको बार बार बताते हैं ग्रामर बनाने में हम लोग जो है कि बच्चा में फंस जाते थे, लसक जाते थे। क्या होते थे? लसक जाते थे। यानी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक का रचना लास्की किया है। और सिर्फ पॉलिटिक्स पूछेगा तो अरस्तु मारिएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो अब मदर टेरेसा का संबंध भारत से नहीं था, मदर टेरेसा का संबंध अल्बानिया से था। और अल्बानिया की राजधानी तिराना है। कहां है? तिराना है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। वहीं पर इनका जन्म जो है कि 1910 में हुआ था। और आगे चलकर यह जो है कि आपका भारत आ गई। और भारत आने के बाद जो है कि यह विभिन्न प्रकार के आंदोलन में हिस्सा भी लिए और विभिन्न प्रकार के धार्मिक आंदोलन में भी हिस्सा लिए। तो याद रखिएगा यही सब कार्य को देखते हुए इन्हें 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया। वहीं 1980 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया। 1980 में क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सरहदी गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं? तो सरहदी गांधी के नाम से हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। सरहदी
सरहदी गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी रहे या सरहदी गांधी रहे या बाचा खान रहे, तो ये सब के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो या फिर बादशाह खान रहे, तो ये सब के नाम से हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। इनका संबंध पाकिस्तान से है और इनको भारत रत्न जो है कि 1987 में मिला था। कब मिला था? 1987 में। याद रखिएगा, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान बने और याद रखिएगा इनको भारत रत्न 1987 में दिया गया। वही पूर्णतः विदेशी जो बने हैं नोबेल भारत रत्न पाने वाले, वो कौन बने हैं? तो याद रखिएगा वो नेल्सन मंडेला बने हैं। उनको भारत रत्न 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ दिया गया। समझ में आ गया? वही अगर पूछेगा पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला है, तो जो कि सितार बजाते थे, पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में मिला है। कब मिला है? 1999 में मिला है। वही याद रखिएगा 2001 में जो भारत रत्न मिला है वह बिस्मिल्लाह खां को मिला है। किसको मिला है? बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर, ये दोनों को जो भारत रत्न मिला है 2001 में मिला है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और बिस्मिल्लाह खां जो बजाते थे वो शहनाई बजाते थे और पंडित रविशंकर जो बजाते थे वो सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1945 ईस्वी में हवाई दुर्घटना में हुई थी और इनका जन्म याद रख लीजिएगा 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उड़ीसा के कटक में हुआ था। समझ में आ गया? और याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 ईस्वी में आजाद हिंद सरकार का स्थापना किया गया। आजाद हिंद सरकार का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कि 1943 में किया गया। वहीं अगर बात करते हैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है, तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। और सुभाष चंद्र बोस का एक पुस्तक बहुत फेमस है जिसका नाम है इंडियन स्ट्रगल। क्या नाम है? इंडियन स्ट्रगल। यानी इंडिया के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, यानी इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। कौन दिया है? सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस पुस्तक के लेखक मेघनाथ साहा है। कौन है? मेघनाथ साहा। याद रखिएगा हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस पुस्तक के लेखक मेघनाथ साहा है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछेगा रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई है। कौन है? मेघनाथ देसाई। यानी सिंपल पूछेगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो मारिएगा जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पूछेगा तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का रचना मारिएगा आप लोग मेघनाथ देसाई। क्या मारिएगा? मेघनाथ देसाई। बहुत अच्छा सवाल है। वहीं ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक मारिएगा जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक का रचना क्या मारिएगा? जवाहरलाल नेहरू मारिएगा। याद रखिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक पुस्तक बहुत फेमस है इटर्नल इंडिया। इटर्नल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास क्या कहलाता है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास एलिसी पैलेस कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिसी पैलेस। और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ है। कब हुआ है? 1789 में हुआ है फ्रांसीसी क्रांति। याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अब पेरिस जो है वह सीन नदी के किनारे है। और याद रखिएगा फ्रांस को किसानों का देश के नाम से भी जानते हैं। फ्रांस को किसानों का देश के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा। और सूरा और सुंदरियों के देश के नाम से फ्रांस को जानते हैं। सूरा और सुंदरियों के देश के नाम से भी किसको जानते हैं? तो फ्रांस को जानते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी कि चीन की महान दीवार की लंबाई कितनी है? तो चीन की महान दीवार की लंबाई 1500 मील है। कितना है? 1500 मील है। याद रखिएगा। और चीन की महान दीवार का जो निर्माण करता था, यह सवाल बहुत बार एग्जाम आया है। तो चीन की महान दीवार का निर्माण करता जो था वह आपके कौन है? तो याद रखिएगा सी वांग टी। सी वांग टी। सी वांग टी
चीन के महान दीवार के निर्माण करता जो है वह सी वांगटी है, याद रखिएगा, सी वांगटी। और चीन की राजधानी बीजिंग है, और बीजिंग का जो पुराना नाम है वह क्या है, तो याद रखिएगा चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम जो है वह पिकिंग है। क्या है, पिकिंग है। क्या है, पिकिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग का जो पुराना नाम है वह पिकिंग है। क्या है, पिकिंग है, याद रखिएगा, पिकिंग। अगर हम बात करते हैं चीन की व्यावसायिक राजधानी या कॉमर्शियल राजधानी कौन सी है, तो चीन की व्यावसायिक राजधानी संघाई है। कौन सा है, संघाई है, याद रखिएगा। और वहीं पर एक आपका बैंक काम करता है जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक। कौन सा बैंक है, ब्रिक्स बैंक है, याद रखिएगा। और ये ब्रिक्स जो एक प्रकार का संस्था है चीन के अंदर में, उसी के अंदर में एक बैंक काम करता है जिसका नाम है एनडीबी। क्या नाम है, एनडीबी, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी चीन के अंदर एक आपका संगठन है ब्रिक्स, याद रखिएगा, BRICS। और उसी के अंदर में एक आपका संस्था काम करती है जिसका नाम है आपका एनडीबी, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना 2014 में हुआ है। कब हुआ है, 2014 में हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक। एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का स्थापना यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1966 में हुआ था। कब हुआ था, 1966 में हुआ था। और याद रखिएगा उसके द्वारा, याद रखिएगा कि उसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह मासुस्को अस्काबा है। कौन है, मासुस्को अस्काबा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था। और ननकाना साहिब जो है वह वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और गुरु नानक जी जो थे वह आपके जो है कि सिख धर्म के पहले गुरु हुए थे। सिख धर्म के जो पहले गुरु हुए थे वो गुरु नानक हुए थे। और गुरु नानक का जन्म याद रख लीजिएगा आपका कहाँ हुआ था, तो ननकाना साहिब में हुआ था। और इनका जन्म 1539 में हुआ था, सॉरी 1469 में हुआ था। 1539 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, इनका निधन हुआ था 1539 में जो है कि इनका निधन हुआ था। और 1469 में जो है कि इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, गुरु नानक का, जो कि सिखों के पहले गुरु हुए थे। और याद रखेगा इनका निधन 1539 में करतारपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, करतारपुर में। यानी इनका जन्म ननकाना साहिब में हुआ था और इनका मृत्यु जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, याद रखिएगा आप लोग जो है कि कहाँ, तो करतारपुर में इनका निधन हुआ था। ये हो गया सिखों के पहले गुरु। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद हुए हैं। कौन हुए, गुरु अंगद। और गुरु अंगद का जो वास्तविक नाम था वह लहना था। क्या था, लहना था। गुरु अंगद का वास्तविक नाम लहना था, याद रखिएगा। और सिखों के जो तीसरे गुरु हुए हैं गुरु अमरदास हुए हैं। कौन हुए हैं, गुरु अमरदास। और सिखों के जो चौथे गुरु हुए हैं गुरु रामदास हुए हैं। कौन हुए हैं, गुरु रामदास हुए हैं। और याद रखिएगा कि सिखों के पैतृक रूप से आपके पद पर बैठने वाले जो पहले व्यक्ति बने हैं वो गुरु रामदास बने हैं। कौन बने हैं, गुरु रामदास। वहीं सिखों के 5वें नंबर के जो गुरु बने हैं, सिखों के 5वें नंबर के गुरु जो बने हैं वो अर्जुन देव बने हैं। कौन बने हैं, अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव की हत्या जो करवाया है वह किसने करवाया है, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया है। किसने करवाया है, जहांगीर ने करवाया है। और सिखों के 6ठे नंबर के जो गुरु हुए हैं वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया है। याद रखिएगा, स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो करवाया है वह किसने करवाया है, तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर पंजाब के अंदर में गुरु अर्जुन देव ने करवाए हैं, 5वें नंबर के करवाए हैं। और उससे पहले जो आपको देखे चौथे नंबर के जो गुरु देखे हैं गुरु रामदास, तो गुरु रामदास के द्वारा याद रखिएगा अमृतसर शहर का स्थापना, अमृतसर शहर का स्थापना गुरु रामदास ने, चौथा ने। और उस शहर में 5वां नंबर ने जो है कि मंदिर का निर्माण कर दिया अमृतसर के अंदर में, याद रखिएगा आपका गोल्डन टेम्पल का निर्माण कर दिया। और सिखों के जो 6ठे नंबर के गुरु हुए थे गुरु हरगोविंद, वह ऐसे गुरु हुए थे जो कि अपने सुरक्षा के लिए जो है कि 2 तलवार अपने कमर में बांध कर रहते थे, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं सिखों के 7वें नंबर के गुरु कौन हुए हैं, तो सिखों के 7वें नंबर के गुरु गुरु हरराय हुए हैं। और 8वें नंबर के गुरु गुरु हरकिशन हुए हैं। और गुरु हरकिशन का जो निधन हुआ है वह किस बीमारी से हुआ है, याद रखिएगा चेचक बीमारी से। वहीं सिखों के जो 9वें गुरु हुए हैं गुरु तेग बहादुर। कौन हुए हैं, गुरु तेग बहादुर। और
गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है कि किसने किया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। यानी अर्जुन देव 5वें नंबर के, उसका हत्या कौन करवाया है? तो जहांगीर ने करवाया है। और सिखों के 9वें नंबर के जो गुरु हुए हैं, गुरु जो है कि आपके कौन? तो गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या कौन करवाया है? तो याद रखिएगा, उनकी हत्या जो करवाया है वह किसने करवाया है? तो याद रखिएगा, वह औरंगजेब ने करवाया है, जिनको जिंदा पीर के नाम से जानते थे। और औरंगजेब के काल में ही सबसे अधिक हिंदू सेनापति काम करते थे। आप लोग को इतना बार हम रिकॉल करवा रहे हैं कि आप लोग अगर ध्यान पूर्वक सुन रहे होंगे तो आपका तैयारी दिन ब दिन एकदम गारंटी के साथ बढ़ रहा होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और सिखों के जो अंतिम गुरु हुए हैं वो गुरु गोविंद सिंह हुए हैं। और याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ है वह याद रखिएगा कब हुआ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ है वह 1666 में हुआ है। 1666 में इनका जन्म जो हुआ था वह पटना के पास हुआ था। पटना के पास इनका जन्म हुआ था। आप लोग को पता होगा, पटना के पास एक शहर है, पटना साहिब है। कौन सा है? पटना साहिब। तो पटना साहिब में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और इनका जन्म हो गया 1666 में, और इनका जो निधन हुआ था वह 1708 में हुआ था। कब हुआ था? 1708 में इनका निधन हुआ था, याद रखिएगा। और इनका जो निधन हुआ था वह नांदेड़ में हुआ था। कहां में हुआ था? नांदेड़ में। नांदेड़ जो स्थित है वह महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। समझ में आ गया। और सिख धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वह कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहिब है। कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब है, याद रखिएगा। गुरु ग्रंथ साहिब है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली जो अध्यक्ष बनी थी वो आपके विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी। कौन बनी थी? विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि लोकसभा में विरोधी दल के नेता को किस मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? तो लोकसभा में विरोधी दल के नेता को केंद्र मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। कौन मंत्री का? केंद्र मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि मर्डेगा जो समाचार पत्र है वह किस देश का है? तो मर्डेगा जो है वह इंडोनेशिया का है। कहां का है? इंडोनेशिया का। मर्डेगा में डो आ रहा है, मर्डेगा में डो आ रहा है। इंडोनेशिया में भी डो आ रहा है। इंडोनेशिया में भी क्या आ रहा है? डो आ रहा है। तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और कुछ दिन पहले इसकी राजधानी नुसंतरा हो गया था। कहां हो गया था? नुसंतरा हो गया था इंडोनेशिया का। और याद रखिएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी वर्तमान में आपका जकार्ता है। और इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वह रुपया है। क्या है? रुपया है। यानी इंडिया वाला रुपया ना है, रोमदू का पो युआ का ना है, रोमदू का पो हर्षिकर, यानी आगे से ऐसे लगेगा पो के पहले, यानी रुपया है। ठीक है, इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है और भारत का जो मुद्रा है वह रुपया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि स्पेन के संसद का नाम क्या है? कोर्टेस। क्या नाम है? कोर्टेस नाम है। आगे बढ़ते हैं। कोटा नगर किस शहर के किनारे है? तो कोटा नगर जो है वह चंबल नदी के किनारे है, याद रखिएगा। कोटा चंबल नदी के किनारे है। वहीं अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। बात करते हैं हम लोग सूरत का, तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली का, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। अगर बात करते हैं जब्बलपुर का, जब्बलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। अगर हम बात करते हैं जो है कि आपका ये विजयवाड़ा का, तो विजयवाड़ा शहर जो आंध्र प्रदेश में है वो कृष्णा नदी के किनारे है। अगर हम बात करते हैं बैतूल का, बैतूल शहर मध्य प्रदेश में है। बैतूल जो है वह ताप्ती नदी के किनारे है। अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि अगर हम बात कर रहे हैं पटना का, तो पटना गंगा पुनपुन सोन, ये तीनों नदी के किनारे है। और सोन नदी का जो उद्गम होता है वह अमरकंटक के पहाड़ी से होता है। किससे होता है? अमरकंटक के पहाड़ी से होता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक का रचना किसने किया है? तो इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक का जो रचना किया है वह चित्तरंजन दास ने किया है। किसने किया है? चित्तरंजन दास ने किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि पानी के जहाज की रफ्तार किसमें व्यक्त करते हैं? तो पानी के जहाज की रफ्तार जो व्यक्त करते हैं वो नॉट संख्या में। किसमें व्यक्त करते हैं? नॉट संख्या में। और नाव पर जो या जहाज पर जो समय को ज्ञात करते हैं वो क्रोनोमीटर से ज्ञात करते हैं। और क्रोनोमीटर का जो खोज किया है वो हैरिसन ने किया है। किसने किया है? हैरिसन ने किया है। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, हम 10 पुस्तक लिख रहे हैं, बता रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। आईने अकबरी पुस्तक का रचना किसने किया है? तो आईने यानी ओ से आईने अकबरी और ओ से अकबरनामा, ये दोनों का जो रचना किया है ओ से अबुल फजल ने किया है। यानी आईने
अकबरी और आपका अकबरनामा, ये दोनों का रचना किसने किया है? तो अबुल फजल ने किया, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, पद्मावत पुस्तक का रचना किसने किया है? तो पद्मावत पुस्तक का रचना मलिक मोहम्मद जायसी किया है। किसने किया है? मलिक मोहम्मद जायसी किया है। आगे बढ़ते हैं, बीजक रमैनी शबद, बीजक रमैनी शबद, ये तीनों का जो रचना किया है वो अलबुर्नी किया है। किसने किया है? अलबुर्नी किया है, याद रखिएगा। और अलबुर्नी के द्वारा जो आपका जो एक पुस्तक लिखा गया है बहुत फेमस है, किताबुल हिंद। क्या रखा गया है? किताबुल हिंद लिखा गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है, द डेथ ऑफ ए हीरो, पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। द डेथ ऑफ ए हीरो, द डेथ ऑफ ए हीरो, यानी हीरो करके अगर पुस्तक आएगा तो हीरो करके आप मारिएगा जो है कि आनंद। क्या मारिएगा? आनंद, क्योंकि हीरो जो रहते हैं वो आनंद रहते हैं। हीरो जो रहते हैं क्या रहते हैं? आनंद रहते हैं। द डेथ ऑफ ए हीरो, द डेथ ऑफ ए हीरो पुस्तक रहेगा तो मारिएगा मुल्कराज आनंद, आनंद मारिएगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि द डेथ ऑफ ए सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा द डेथ ऑफ ए सिटी पूछेगा, द डेथ ऑफ ए सिटी पूछेगा तो अमृता प्रीतम मारिएगा। क्या मारिएगा? अमृता प्रीतम मारिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। द डेथ ऑफ ए हीरो पूछेगा तो आनंद मारिएगा, और द डेथ ऑफ ए सिटी पूछेगा तो अमृता प्रीतम मारिएगा। और अमृता प्रीतम का एक और पुस्तक बहुत फेमस है, कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास हो गया, 49 डेज हो गया। ये सब पुस्तक का रचना अमृता प्रीतम ने किया है। समझ में आ गया? और अमृता प्रीतम को 1981 ईस्वी में कागज ते कैनवास पुस्तक के लिए ही आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, पंजाबी भाषा में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अग्निवीणा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अग्निवीणा पुस्तक के लेखक काजी नजरुल इस्लाम है। कौन है? काजी नजरुल इस्लाम है, याद रखिएगा। अग्निवीणा पुस्तक के लेखक काजी नजरुल इस्लाम है। आगे बढ़ते हैं, डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक शिवानंद है। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक शिवानंद है, और लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। कौन है? अरविंद घोष है। देखिएगा, दोनों बहुत कंफ्यूजन है। अगर पहले आपको लाइफ आ जाए, अब बाद में डिवाइन आएगा, तो लाइफ जो अभी जी रहा है वो अरविंद केजरीवाल जी रहा है। कौन जी रहा है? अरविंद केजरीवाल जी रहा है। तो याद रखिएगा, लाइफ डिवाइन आएगा, यानी पहले अगर लाइफ लिखा हुआ आ जाएगा तो आप अरविंद के पास चल जाइएगा, यानी मार दीजिएगा आप लोग क्या, तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। वहीं अगर आएगा डिवाइन लाइफ आएगा, यानी पलट के आएगा, तो शिवानंद मारिएगा। क्या मारिएगा? शिवानंद। लेकिन एक पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक दांते है। कौन है? दांते, यानी इसमें भी आपको जुगाड़ देते हैं। जब कोई आदमी कॉमेडी करता है तो उसका दांत दिखने लगता है, यानी डिवाइन कॉमेडी आएगा तो दांते मारिएगा। और लाइफ डिवाइन आएगा, अच्छा लाइफ, लाइफ यानी कि पहले अरविंद के पास जाना है, और उसी को अगर पलटा के बोल देंगे डिवाइन लाइफ तो फिर शिवानंद। क्या मारिएगा? शिवानंद मारिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अगला सवाल बताना है कि गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि, गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि, ये चारों के जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कलम का सिपाही किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा कलम का जो सिपाही कहते हैं, दो क्वेश्चन आता है, एक आता है कलम का जादूगर, एक आता है कलम का जादूगर, एक आता है कलम का सिपाही। ये दोनों पुस्तक, ये दोनों जो उपनाम है बहुत ही फेमस है। तो याद रखिएगा, कलम का सिपाही जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, या फिर कलम का जो जादूगर कहते हैं किसको कहते हैं। तो ये सवाल आप लोग जो है कि कल गूगल करके आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हम लोग अगले दिन आप लोग को बता देंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत फेमस है। एक का आंसर मुंशी प्रेमचंद्र होगा और एक का आंसर रामधारी सिंह दिनकर होगा, लेकिन आप लोग क्लियर करके जो है कि क्या है नहीं, हम कंफ्यूज हैं, आप जो है कि इसका जानकारी प्राप्त करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आपको हम कल पक्का याद करके अगले सेशन में बता देंगे। तो कुछ आप लोग भी जो है कि आप गूगल से सर्च करके आप लोग पता रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि पल्लव और चिदंबरा, पल्लव और चिदंबरा पुस्तक के लेखक कौन है। तो पल्लव और चिदंबरा पुस्तक के लेखक सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। और सुमित्रानंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह चिदंबरा के लिए ही मिला था। किसके लिए मिला था? चिदंबरा के लिए ही मिला था, याद रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत को। और यह
पहला हिंदी भाषा में दिया गया आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार था सुमित्रानंदन पंत को, इनको 1968 में दिया गया था। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो बनी है वो आशापूर्णा देवी बनी है। याद रखिएगा, आशापूर्णा देवी को बंगाली भाषा में जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो 1976 में मिला था। याद रखिएगा, इनके बंगाली साहित्य का नाम था प्रथम प्रतिश्रुति। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल, डाउन द मेमोरी लेन पुस्तक के लेखक कौन है? डाउन द मेमोरी लेन पुस्तक के लेखक जो है वह मदर टेरेसा है। कौन है? मदर टेरेसा है। डाउन द मेमोरी लेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मदर टेरेसा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो उर्वशी और कुरुक्षेत्र, उर्वशी और कुरुक्षेत्र ये दोनों पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेचर क्योर पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेचर क्योर पुस्तक के जो लेखक है वो आपके मोरारजी देसाई है। कौन है? मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, भारत के अंदर में पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बने हैं, भारत के अंदर में पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बने हैं वो मोरारजी देसाई बने थे 1977 में। समझ में आ गया? और भारत के अंदर में पहला राज्य केरल बना था जहां पर आपका गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1957 के आसपास, 1957 के आसपास, याद रखिएगा। और मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया पुस्तक का जो नाम है वह क्या है? याद रखेगा, नेचर क्योर। क्या नाम है? नेचर क्योर। यानी उनका नेचर क्योर था, यानी सही था, तभी तो वो पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए 1977 को। तो याद रखिएगा ये सब सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवदास पुस्तक के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी कि देवदास हो गया, चरित्रहीन हो गया, ये दोनों के लेखक कौन है? याद रखिएगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। वहीं गदाधर चट्टोपाध्याय जो था वह किसका वास्तविक नाम था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय जो था वह आपका किसका वास्तविक नाम था? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, रामकृष्ण परमहंस का। किसका था? रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। और रामकृष्ण परमहंस जो था या फिर थे, रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। समझ में आ गया? इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में बंगाल के अंदर में किया था। और याद रखिएगा, बेलूर मठ का स्थापना 1887 में किया गया है। कब किया गया है? 1887 में। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं अपने साइंस के क्वेश्चन के तरफ। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। आपका सवाल जो है कि बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार एसएससी में भी बहुत सारा टच होगा, बस आप लगातार बनकर रहिएगा। जो एक एवरेज लड़का होता है उससे आपको बहुत ज्यादा हम आगे लेके चलेंगे। और आप लोग तैयारी अच्छा से कीजिएगा, सिलेक्शन का टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग डेली लेकिन कम से कम 1 से 2 सेट लगाइए। और जो बिहार पुलिस को मेन फोकस करके तैयारी कर रहे हैं कि हमको रिजल्ट लेना है और मेरा फिजिकल अच्छा है, हम जो है कि आराम से दौड़ जाएंगे, कहीं कोई शक नहीं होगा, तो आप लोग कम से कम एवरेज किसी भी सेट में लड़का अगर है, अगर आप बॉयज हैं तो आपको 60 नंबर लाना एकदम अनिवार्य है। आप उसको बढ़ा के 65 नंबर कीजिए। आपको बहुत सारा मार्केट में नेगेटिव करने वाला लड़का मिलेगा कि नहीं यार बिहार पुलिस में कट ऑफ बहुत जाता है, 80 आता है, 90 आता है। लेकिन अगर जो छात्र अगर ओरिजिनल में 65 नंबर एग्जाम में ला लीजिएगा उसका रिजल्ट होगा, उनका रिजल्ट होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जो लड़की है कोई भी कैटेगरी से अगर उनका 55 नंबर से अगर प्लस नंबर आ जाएगा तो उनका रिजल्ट होगा, क्योंकि 21,391 पोस्ट है, मायने रखता है 21,391। ठीक है, उनका 5 गुना लगभग 1 लाख प्लस आपको रिजल्ट देगा। तो आप तैयारी आराम से कीजिए, आपको नेगेटिव में नहीं आना है। अपने आप का आप 100% दीजिए किसी भी काम में, आप सफलता का टेंशन नहीं लीजिए। अगर आप पूरी तरह से अगर अपने हिम्मत को आप अगर किसी कार्य को करने में अपना पूरी ताकत झोंक देते हैं तो आपको पूरे भगवान भी आपका सपोर्ट करेंगे, ऊपर वाला भी सपोर्ट करेंगे कि नहीं इनको ही रिजल्ट मिलना चाहिए और सफलता मिलना चाहिए, क्योंकि ये इनके हक का चीज है, क्योंकि ये अपने हक की लड़ाई के लिए दिन रात को एक कर दिया है तो आपको मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप जिस चीज को पूरी मेहनत के साथ अगर कोशिश में लग जाते हैं पाने के लिए तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। बस आप मैदान में तो एक बार उतर के देखिए कि आपका जो है कि किस तरह से आप परफॉर्मेंस करते हैं। आपको जरूर अपने हक की लड़ाई जो आप मेहनत से लड़ रहे हैं, अपने माता पिता की कमाई से आप लड़ रहे हैं और आपके माता पिता का जो पसीना वगैरह टपक रहा है, आप जितना आपके माता पिता मेहनत करके भूखे प्यासे रहकर अपना कमीज और अपना कपड़ा
नहीं यूज करते हैं अच्छा ऐसा, और आपको जो है कि पढ़ाई के लिए पैसा भेज देते हैं महीना महीना, या जो भी खर्च आता है आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आने देते हैं। अगर आप उनके बेटा या बेटी होने के नाते अगर आप उनको एक रिजल्ट या एक जॉब लेके नहीं दिखाते हैं तो फिर आप कोई मतलब नहीं है फिर जो है कि उनके पढ़ाने लिखाने का। इसीलिए आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए ईमानदारी के साथ, आपका सिलेक्शन होगा। आगे बहुत सारा वैकेंसी आएगा, अगर आप लगातार मेहनत कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप बरसाती मेढक के रूप में जो है कि आप अगर पढ़ाई कीजिएगा कि अभी वैकेंसी है बिहार पुलिस का तो फिर हम जो है कि इसको छोड़ देंगे एग्जाम देके पढ़ाई, तो ऐसा नहीं होगा। आप लगातार आपको बने रहना पड़ेगा। आगे जीडी का भी वैकेंसी आएगा, रेलवे में भी वैकेंसी आएगा, ग्रुप डी का भी वैकेंसी आने वाला है, तो आप मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन एकदम 100% होगा। बस आप सच्चे दिल से मेहनत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब आगे साइंस का लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग फटाफट करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, और ये जो साइंस का प्रश्न रहेगा यह प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस आप लोग लगातार पॉजिटिव वे में होकर मेहनत कीजिएगा। आप लोग को जो हम बार बार मोटिवेट करते हैं इसीलिए करते हैं, आपका माइंड नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब छात्र पढ़ रहे होते हैं, जब बाहर में रह के या जहां भी रह के पढ़ रहे होते हैं, तो उनके माइंड में 99% बात निगेटिव आता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसीलिए मेरा यह कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपको हम गाइड करते हैं, आपको हम रन करते हैं, इसीलिए मेरा यह कर्तव्य बनता है कि आपको हम पॉजिटिव वे में रखकर आगे बढ़ाएं और सफलता को सुनिश्चित करवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। और आवृत्ति बराबर जो सूत्र होता है वह 1 तरंग दैर्घ्य होता है, यानी आवृत्ति बराबर होता है 1 तरंग दैर्घ्य। 1 तरंग दैर्घ्य यानी तरंग दैर्घ्य का उल्टा आवृत्ति होता है। तरंग दैर्घ्य का उल्टा क्या होता है? आवृत्ति होता है, याद रखिएगा। और आवृत्ति का मात्रक एंगस्ट्रम होता है, और 1 एंगस्ट्रम का मान होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, याद रखिएगा। और तरंग की चाल बराबर सूत्र होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तरंग की चाल बराबर सूत्र होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। आगे बढ़ते हैं। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो याद रखिएगा -40 डिग्री। कितना याद रखिएगा? -40 डिग्री याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए का जो मूल मात्रक है वह न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, याद रखिएगा। न्यूक्लियोटाइड डीएनए का मात्रक होता है। और डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है क्या? तो याद रखिएगा, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है डिऑक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, केवल सुरक्षित किया जा सकता है या फिर एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। वही लेंज का नियम का संबंध भी ऊर्जा संरक्षण से है। लेंज का नियम का संबंध भी किससे है? ऊर्जा संरक्षण से है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि डॉक्टर सीवी रमन जो थे वो उनके द्वारा 1928 में जो है कि प्रकाश के प्रकीर्णन का खोज किया गया था, याद रखिएगा। इसीलिए इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और उनका जन्म दिवस जो हम लोग मनाते हैं 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्र विज्ञान दिवस के रूप में, राष्ट्र विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 28 फरवरी को। और विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं 10 नवंबर को। कब मनाते हैं? 10 नवंबर को, याद रखिएगा। और पर्यटन दिवस मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। और विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को। कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा, डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 हो गया। और डॉक्टर सीवी रमन को जो भारत रत्न मिला हुआ है वो कब मिला हुआ है? तो डॉक्टर सीवी रमन को भारत रत्न का जब शुरुआत हुआ था 1954 में, तो उसी साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन ये तीनों को मिला था। लेकिन सबसे पहला व्यक्ति जो बना था भारत रत्न मिलने वाला वो आपके कौन मिले, किनको मिले थे? तो याद रखिएगा, आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिले थे। आगे बढ़ते हैं।
समुद्री मील किसकी इकाई है? तो समुद्री मील जो इकाई है वह आपका नौवहन जो दूरी मापता है उसका इकाई समुद्री मील है या फिर नॉटिकल मील है। समझ में आ गया? और याद रखिएगा एक नॉटिकल मील या एक समुद्री मील जो होता है वह 1852 मीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया है। किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। और याद रखिएगा बड़ी जी का जो मान दिया है वह किसने दिया है? तो बड़ी जी का जो मान दिया है वह कैवेंडिश ने दिया है। और आप लोग को पता है बड़ी जी जो है वह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, वह कांस्टेंट होता है बड़ी जी। और याद रखिएगा बड़ी जी का जो मान होता है वह होता है 6.67 गुना 10 पे पावर -11 नरेंद्र मोदी स्क्वायर बटे केजरीवाल स्क्वायर। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है उसके टक्कर में केजरीवाल भी चल रहा है, यानी नरेंद्र मोदी जब ऊपर में स्क्वायर है तो केजरीवाल भी नीचे में स्क्वायर है, यानी कोई किसी से कम नहीं है। तो याद रखिएगा 6.67 गुना 10 पे पावर -11 नरेंद्र मोदी स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटे केजी स्क्वायर यानी केजरीवाल स्क्वायर। समझ में आ गया? याद रखिएगा। और दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके लिए जो सूत्र होता है वह क्या होता है? तो याद रखिएगा आपका m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर होता है दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है फ्रायड का नियम किससे संबंधित है? तो फ्रायड का नियम जो है वह सांख्यिकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सांख्यिकी से संबंधित है फ्रायड का नियम। और याद रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो हम लोग मनाते हैं 29 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी मानलोविस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। समझ में आ गया? और राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना 1949 में पीसी मानलोविस ने भी किया है। राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना पीसी मानलोविस ने ही 1949 में किया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और पहला पंचवर्ष योजना जो है वह हैराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित है और दूसरा पंचवर्ष योजना जो है वह पीसी मानलोविस के मॉडल पर आधारित है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। और यूरेनियम का जो आपका परमाणु संख्या होता है वह 92 होता है। कितना होता है? 92 होता है। याद रखिएगा क्योंकि आप लोग को पता है 92 यूरेनियम 235 लिखा जाता है। याद रखिएगा यानी 92 जो हो गया वह परमाणु संख्या हो गया यूरेनियम का और 235 जो हो गया वह यूरेनियम का द्रव्यमान संख्या हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो आकाश जो नीला दिखाई पड़ता है वह वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। क्योंकि आकाश का जो रंग होता है वह नीला रंग होता है और नीला रंग जो होता है वह अधिक बिखेरता है, यानी कि आपका अधिक फैलता है या फिर अधिक विसरण होता है। तो इसलिए याद रखिएगा आपका आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। और पृथ्वी जो होता है वह किस प्रकार का? तो पृथ्वी भी नीला ग्रह के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पानी की अधिकता है। क्योंकि पूरे पृथ्वी पर लगभग 71% जल है और 29% लगभग जो है आपका स्थल है। तो इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। आपको जो माइंड में आता है आपको हम क्वेश्चन बताते हैं। आपको इतना क्वेश्चन बताएंगे कि आपको हम जो है कि एक स्टार बल्लेबाज बनाएंगे कि आपको कहीं भी जाके एक क्वेश्चन से लिंक करके आप 50 क्वेश्चन बता सकते हैं। वो हैबिट आपको जीके जीएस में लाएंगे। इसीलिए आप लगातार बनकर रहिएगा। आप एक दिन समय हम जरूर लाएंगे जिससे कि आपको फायदा होगा। आप बताइएगा कि नहीं हमको बहुत बेनिफिट हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पेडोलॉजी में जो अध्ययन करते हैं वो मृदा का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मृदा का अध्ययन करते हैं। और याद रखिएगा कि मिट्टी में विभिन्न प्रकार का तत्व पाया जाता है। तो सबसे अधिक मिट्टी में जो मिलता है कौन सा तत्व मिलता है? तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वह क्रस्ट होता है। याद रखिएगा यानी भूपर्पटी होता है और सबसे अधिक मात्रा में उसमें ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। फिर उसके बाद सिलिकॉन मिलता है 27.72% और ऑक्सीजन जो मिलता है वह 46% मिलता है। सिलिकॉन 27.72% और जो आपका नेट एल्युमिनियम मिलता है वो 8.13%। 8.13%। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन के दूसरे गति नियम से याद रखिएगा बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। और याद रखिएगा न्यूटन के प्रथम गति नियम को बल के परिभाषा तो मिलती है। साथ ही साथ याद रखिएगा आपकी न्यूटन के प्रथम गति नियम को याद रखिएगा गैलीलियो का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं या इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं पहला को। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है, यदि विस्थापन डी बल F की दिशा में हो तो किया गया कार्य जो होगा वह अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। याद रखिएगा, आप लोग को पता है कि अधिकतम जो होता है वह 90 डिग्री पर होता है। कि आप लोग को हम सूत्र बताए हुए थे पहले भी, W बराबर FS cos थीटा, W बराबर FS cos थीटा। याद रखिएगा, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक कूलम आवेश का मान कितना होता है? तो एक कूलम आवेश का जो मान होता है वह 6.25 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। याद रखिएगा, और कूलम जो होता है वह आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर रंग का चर्चा हो रहा है तो डायरेक्ट प्रकीर्णन लगाइएगा। क्या लगाइएगा? प्रकीर्णन। लेकिन तारा का टिमटिमाना अपवर्तन, तारा का टिमटिमाना अपवर्तन। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, संधारित्र का SI मात्रक क्या होता है? तो संधारित्र का SI मात्रक फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रासरभ ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? तो प्रासरभ ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। आप लोग को बता दें कि 3 भाग में इसको बांट के पढ़ते हैं। एक होता है आपका अवसरभ तरंग, दूसरा होता है आपका जो है कि सरभ तरंग, जो कि हम लोग सुन सकते हैं, और तीसरा जो होता है वह होता है प्रासरभ तरंग। याद रखिएगा, अवसरभ तरंग जो होता है आपका, जिसको इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, उसका जो आवृत्ति परिसर होता है वह 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। और हम लोग जो सुनते हैं वह कौन सा सुनते हैं? तो सरभ तरंग सुनते हैं, यानी ऑडिबल वेव सुनते हैं, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाला सुनते हैं। और प्रासरभ तरंग जो होता है उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो सिद्धांत पर कार्य करता है वो है संवेग संरक्षण का नियम। कौन सा है? संवेग संरक्षण का नियम। और जितना रॉकेट या जेट वगैरह चलता है वो सब किस में चलता है? याद रखिएगा, बहिर्मंडल में। लेकिन आपका समताप मंडल में। किस में चलता है? समताप मंडल में। रॉकेट या हवाई जहाज वगैरह जो चलता है वो समताप मंडल में, क्योंकि समताप मंडल में एक समान का वायुमंडल बना होता है और उसी में आपका ओजोन परत भी पाया जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है वह आपका ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। और 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल होता है। याद रख लीजिएगा, 1 किलोवाट घंटा का मान। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? तो एनीमोमीटर से पवन का वेग मापते हैं। क्या मापते हैं? पवन का वेग मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, और अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं आपको अपेक्षिक घनत्व का, तो अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ सकता है? तो याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल के कारण। किसके कारण? कोलेस्ट्रॉल के कारण। याद रखिएगा। और कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है वह वसा की अधिकता से बढ़ता है। और वसा जो है उसके टूटने से सबसे अधिक मात्रा में हमको एनर्जी मिलता है या ऊर्जा मिलता है। और सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वह प्रोटीन होता है। कौन होता है? प्रोटीन होता है। याद रखिएगा। और प्रोटीन में जो होता है वह नाइट्रोजन से बनता है। किससे बनता है? नाइट्रोजन से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान में मिलता है? तो ग्रेनाइट जो मिलता है वह आग्नेय चट्टान में। किस चट्टान में? आग्नेय चट्टान में मिलता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन 0.5 डेसिबल शोर होता है। कितना होता है? 0.5 डेसिबल शोर होता है। याद रखिएगा। और साधारण जो हम लोग बातचीत करते हैं उसमें 30 से 40 डेसिबल होता है। और सामान्य मनुष्य के लिए याद रखिएगा 45 डेसिबल सुनने के लिए उपयुक्त है। 45 डेसिबल। याद रखिएगा। और 95 डेसिबल से अधिक मनुष्य ध्वनि अगर सुनता है लगातार तो उसका कान खराब हो सकता है। याद रखिएगा। और डेसिबल जो होता है वह ध्वनि का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है। और जल से ही याद रखिएगा कि आपका ऑक्सीजन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच के संबंध को बताता है। तो जीव और जो वातावरण है इसके बीच के संबंध को जो बताता है वह परिस्थितिकी बताता है। कौन बताता है? परिस्थितिकी बताता है, यानी इकोलॉजी बताता है। याद
याद रखेगा। और इकोलॉजी शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया है वह किसने किया है, तो अर्नेस्ट हाइकल ने किया है। किसने किया है, अर्नेस्ट हाइकल ने। इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग अर्नेस्ट हाइकल ने किया है। और इकोसिस्टम का जो पहली बार प्रयोग किया है वह किसने किया है, तो याद रखिएगा इकोसिस्टम का पहली बार प्रयोग आपके टेंसले किया है। सिस्टम टेंसले, सिस्टम टेंसले, सिस्टम यानी टो आ रहा है तो टो से टेंसले मार दीजिएगा। जब सिस्टम में टो आ रहा है टेंसले ले लिया तो इकोलॉजी में मार दीजिएगा हाइकल। क्या मारिएगा, हाइकल। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है, तो अगर ऑप्शन में रीटर रहेगा तो आप पहले रीटर लगाइएगा, अगर रीटर नहीं रहेगा तो फिर आप हाइकल को देख सकते हैं। चलिए आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है। आज का लास्ट सवाल कि सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस जो मिश्रण होता है वह किसका किसका, तो नाइट्रोजन और ऑर्गन का, नाइट्रोजन और ऑर्गन का। और बल्ब का आविष्कार किसने किया है, तो एडिसन ने किया है। किसने किया है, एडिसन ने। तो आज का लास्ट सवाल आप लोग के लिए हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप एक हैबिट बनाइए कि हमको जो है कि डेली क्वेश्चन लास्ट में सुन के उसका जवाब देने का, जिससे कि आपको और ज्यादा बेनिफिट हो। तो आज का सवाल आप लोग को बताना है कि दो रेल पट्टी को जोड़ने के लिए, दो पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए किस प्रकार के प्लेट का प्रयोग करते हैं। दो पट्टियों दो रेल को जोड़ने के जो कि आपका पटरी बिछा हुआ रहता है उसको जो है कि हम लोग रेल कहते हैं। ऐसे बोलने में हम लोग रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेल कह देते हैं जिसपे बैठ के आते हैं, लेकिन वो रेल जो कहते हैं ओरिजिनल में रेल जो होता है वह पटरी को कहते हैं। किसको कहते हैं, पटरी को कहते हैं। याद रखिएगा दो को जो पटरी रहता है उसी जो ट्रेन चलती है। तो याद रखिएगा कि आपको हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दो रेल पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए किस प्रकार के प्लेट का प्रयोग करते हैं। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिसका जवाब हमें जो है कि बेसब्री से इंतजार रहेगा। और आप लोग हमें अधिक से अधिक इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, सब्सक्राइब करवाने का प्रयास कीजिए, लाइक शेयर अधिक से अधिक कीजिए, तब देखिएगा और कितना मजा आएगा। जबरदस्त मेहनत करेंगे बस, क्योंकि दिल पे हाथ रख के बोल रहे हैं, आपके साथ हम जो मेहनत करते हैं वो वाकई में ओरिजिनल मेहनत करते हैं। आप लगातार मेहनत कीजिए, आपको वर्दी आराम से मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।